आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल के बारे में सीखेंगे। ये स्किल हमारी बहुत सारी समस्याएं, 80% समस्याएं जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हैं उसको सॉल्व कर देगी। और ये एक ऐसी स्किल है, मेरे ख्याल में ये स्किल हर आदमी, हर व्यक्ति को जानना चाहिए, बिकॉज इससे बहुत सारे दरवाजे, चाहे वो बिजनेस के हों, चाहे वो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस के हों, चाहे हमारे एम्प्लॉय के साथ रिलेशन हो, हमारे कस्टमर के साथ रिलेशन है, हमारे जीवन में जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सब स्टेक होल्डर्स से हमारे रिलेशंस इससे इम्प्रूव होने की संभावना है। मैंने जब बिजनेस शुरू किया रियल एस्टेट का, तो हमारे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा वेटरन और बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल हमारे कॉम्पिटिटर्स थे। लेकिन जब भी मैं आपको पहले भी बताया था मैंने, जब भी मैं कोई डील करने के लिए गया तो मुझे वो डील मिल गई और उनको नहीं मिली। इसके उपरांत कि वो मेरे से ज़्यादा कॉम्पिटेंट, मेरे से ज़्यादा एलिजिबल थे, लेकिन उनको डील नहीं मिली। और कई बार तो हमारा ऑफर उनसे कम होता था, फिर भी डील हमको मिल जाती थी। तो मैंने कई बार डील साइन होने के बाद में जो लैंडलॉर्ड से उनसे पूछा, मैंने कहा आपने हमारे साथ क्यों डील की, आपके पास तो बेहतर ऑफर थे। तो कई लोगों ने कहा कि हमारी केमिस्ट्री मैच करती थी, हमें लगा कि आप ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, हमें लगा कि आप से हमारा बेटर कनेक्शन है, इमोशनल। ऐसे कई जवाब आए, लेकिन कई लोगों ने ये भी कहा कि बिकॉज यू चार्म्ड अस, आपके चार्म के सामने हम इतने अभिभूत हो गए कि हमने निश्चय किया कि आपके साथ डील करेंगे। देखिए, हम लोग जीवन में उनके साथ काम करना पसंद करते हैं जो हमको पसंद है। ये हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम मोस्ट कॉम्पिटेंट लोग को हमारा बिजनेस देंगे, लेकिन ऐसा एक्चुअली करते नहीं हम लोग, क्योंकि हम इमोशनल बीइंग हैं। हम इमोशन से गाइडेड होते हैं, इमोशन से इन्फ्लुएंस होते हैं। और हम हमारे इमोशंस जिनके साथ मैच करते, उनके साथ रिलेशनशिप बनाना, उनके साथ रहना, उनके साथ जीवन गुजारना हम पसंद करते हैं। अब आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि ये वो कौन सा डिसीजन है जो हमारे जिंदगी को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है? वो कौन सा है? एक डिसीजन बताइए जिंदगी में जिस डिसीजन के जिस डिसीजन का इम्पैक्ट हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है, वो कौन सा डिसीजन है? कैन एनीबडी रिस्पॉन्ड? सर, अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो मुझे लगता है कि एक लड़की के लिए शादी वाला जो पीरियड होता है, यानी एक जीवन साथी को पसंद करने का जो डिसीजन होता है, शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो इफेक्ट करता है। मे बी ये किसी और का भी एकदम कुछ। आपका सबसे सही जवाब है। यही जवाब मेरे को सुनना था। ये जवाब एकदम सही है कि आप किसको अपना जीवन साथी बनाते हैं, वो सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल डिसीजन है जीवन में। इससे बड़ा इम्पैक्टफुल डिसीजन कोई नहीं है। आप देखिए, बिजनेस आप चेंज कर सकते हैं, आपकी नौकरी चेंज कर सकते हैं, आप करियर चेंज कर सकते हैं, आप बहुत सारे घर चेंज कर सकते हैं। तो ये घर खरीदने का डिसीजन, नौकरी करने का डिसीजन, बिजनेस करने का डिसीजन इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि जीवन साथी चुनने का डिसीजन है। एकदम सही जवाब दिया आप। अब आप ये बताइए मेरे को कि जब हम किसी को जीवन साथी चुनते हैं तो हम उसकी बैलेंस शीट देखते हैं या स्वॉट एनालिसिस करते हैं? नहीं करते ना। हम लोग क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि यार मेरे को बहुत पसंद है, मैं बहुत प्यार करता हूँ। माने ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं पेयर कि आप सोचिए, उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम है। लड़का बहुत सुंदर है, लड़की इतनी सुंदर नहीं है,
लड़की बहुत सुंदर है, लड़का सुंदर नहीं है। ऐसे जैसे डिसीजन से लोग शादियां करते हैं। आप सोचिए कि वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा साम्राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्य, उस ब्रिटिश साम्राज्य जो अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ था, उस साम्राज्य को लात मार दी ब्रिटिश रॉयल फैमिली के एक व्यक्ति ने, जो कि सम्राट हो सकते थे। किसके लिए? उनको शादी करनी थी एक ऑर्डिनरी लड़की से जो डिवोर्सी थी, देखने में सुंदर नहीं थी। उसके लिए उन्होंने पूरा राज्य छोड़ दिया। और और उनके पास कोई, जब उन्होंने शादी की तो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से पैसे मिलने बंद हो गए। बड़ी गरीबी में उन्होंने, दोनों जनों ने पेरिस में अपना जीवन यापन किया। इतने बड़े साम्राज्य के उत्तराधिकारी होने के उपरांत उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही गरीबी में गुजारा। किस लिए? कि उनको उस लड़की से शादी करनी थी जो उनको पसंद थी। वो देखने में सुंदर नहीं थी और बड़े घराने से नहीं थी और डिवोर्सी भी थी। उसके बाद में उन्होंने पूरा राज्य छोड़ दिया। उनको जब अंतिम समय में पूछा गया कि आपको अपने इस डिसीजन से कोई रिग्रेट है, उन्होंने कहा गिवन ए चांस आई विल मैरी हर अगेन। आप सोचिए उस व्यक्ति की क्या उसका डिवोशन था उसके लड़की के प्रति। तो मैं कहने का मतलब है कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन हम अगर इमोशंस के ऊपर लेते हैं तो आपको लगता है कि छोटे छोटे डिसीजन, कि हम किसको जमीन दें, कौन हमारा डेवलपमेंट करेगा, किससे हम रिलेशनशिप करें, किससे बिजनेस करें, ये क्या मेरिट के ऊपर में डिपेंड होता है? नहीं, ये सारे के सारे डिसीजन इमोशनल डिसीजन। हम जिसको पसंद करते हैं, जिसके साथ रहना पसंद है हमको, जिसके साथ में हमको आनंद आता है, उसके साथ हम काम करना पसंद करते हैं। और ये जो हमारा है कि हम किसी को क्यों पसंद करते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि वो आदमी हमको कितना चार्म करता है। चार्म एक ऐसी चीज है जिससे हम लोगों को हमारे को पसंद करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हमारे चार्म से हम लोगों को हमारे, तो ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। Charm is that irresistible power to which we all react instinctively, emotionally and most powerfully. माने इससे बड़ा कोई पावरफुल कोई चीज ही नहीं है। ये इतना, इसमें इतना पावर है कि आप पूरी दुनिया को अपनी तरफ झुका सकते हैं, आप पूरी दुनिया को मजबूर कर सकते हैं, माने मोटिवेट और इंस्पायर कर सकते हैं आपको पसंद करने के लिए। More doors will open for us by our charm than any other quality and it can be learned. ऐसा नहीं है कि चार्म कुछ लोग ही कर सकते हैं और कुछ लोगों के पास ये टेक्निक है या कुछ लोगों के पास नैक है। हम सब चेष्टा करके एक चार्मफुल व्यक्तित्व को हासिल कर सकते हैं। तो कैसे हासिल करेंगे उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे या चर्चा करेंगे। The one who charms derives great pleasure in pleasing others. देखिए, जीवन में कौन अच्छा डांसर हो सकता है? जिसको डांस करने में मजा आता हो, जो डांस करने में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसको डांस करना कोई काम नहीं लगता, डांस करना उसके एक जीवन का अंग बन जाए, वो है अच्छा डांसर। वैसे ही पेंटिंग के ऊपर में, वैसे ही खाना बनाने के लिए, तो जो चार्मर है, बेस्ट चार्मर कौन है? जिसने चार्म करने की प्रक्रिया को अपने जीवन का अंग बना लिया, जिसको चार्म करने में इतना मजा आता है कि वो एफर्टलेस चार्म कर सकता है। तो हमें पहले हमारे एटीट्यूड को ऐसे बनाना पड़ेगा कि हमको चार्म का यूज करने में मजा आए। और चार्म हम कैसे यूज करते हैं? जब हम दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण फील करा के उनको खुश करते हैं, उनकी अच्छाइयों को, उनकी खूबियों को उनको बताते हैं, तो उनको, ये है एक चार्म। माने वी मेक अदर पीपल फील इम्पोर्टेंट, वी मेक अदर पीपल फील वैल्यूड, वी मेक अदर पीपल फील और मेक अवेयर, वी मेक देम अवेयर अबाउट देयर गुड क्वालिटीज। ये है चार्म करने का तरीका। इसके बारे में डिटेल में हम लोग अभी समझेंगे। They make us feel as though we are the most important and fascinating people they have ever met, which make us feel exceptional. वो हमारे साथ जब रहते हैं तो हमें इतना महत्वपूर्ण महसूस करवाते हैं, हमारी खूबियों को, हमारी अच्छाइयों को, हमारे पॉजिटिव गुणों को, हमारी जो
अच्छाइयाँ हैं उसको वो हमको अवगत कराते हैं और हमको विश्वास दिलाते हैं, हमको ये भरोसा दिलाते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो एक्चुअली सच है और हम में काफ़ी खूबियाँ हैं। देखिए, हर व्यक्ति चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, चाहे कितना ही अचीवर क्यों नहीं हो, हर आदमी के मन में एक इनसिक्योरिटी की भावना रहती है कि उसको लगता है कि मैं एडिक्वेट इनफ नहीं हूँ, शायद में कमियाँ हैं। हमारी कमियों से हमारी माने जो हमारे में कई चीज़ें नहीं हैं, उससे हम इतने ग्रसित रहते हैं कि हमारी खूबियों को हम खुद ही एप्रिशिएट नहीं करते, हम खुद ही देखते नहीं हैं। हम खूबियों को नकार के हमारी कमियों पर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं और इससे हमारी को इनसिक्योरिटी महसूस होती है। लेकिन जो व्यक्ति आके हमको रीअश्योर करता है कि नहीं, तुम्हारे में खूबियाँ ज़्यादा है, तुम्हारी कमियों की जो है, जो तुम सोच रहे हो वो कमियाँ, इतनी कमियाँ नहीं हैं, तो हमको वापस कॉन्फिडेंस गेन करवाता है जो आदमी, वो हम उसके सानिध्य में रहना पसंद करते हैं और उसके सानिध्य में रह के हम हमारे खोए हुए विश्वास या कॉन्फिडेंस को वापस गेन करते हैं, इसलिए हम उसके सानिध्य में रहना पसंद करते हैं। अब चार्मिंग पीपल गेट अटेंशन, listen to, get first break and opportunities, and they are forgiven for things others would be crucified. कोई भी व्यक्ति एक चार्मर, ऐसे व्यक्ति जो उसको हर समय उसकी खूबियां दिखाता हो या उसकी प्रशंसा करता हो या उसकी अच्छाइयों से अवगत कराता हो, उसको अगर उसकी कोई गलती हो जाए तो उसको गलती को लोग अनदेखा कर देते हैं। उसको उन गलतियों के कारण कोई कष्ट देने की बात सोचते ही नहीं है, कोई दंड देने की बात सोचते ही नहीं है। ऐसा बहुत बार हम लोगों के साथ हुआ। देखिए, मैं पीएस की बात बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई बिल्डिंगों में कोई डिफेक्ट नहीं है, हमारी बिल्डिंग कोई हर बिल्डिंग टाइम से ही कंप्लीट होती हो, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ भी टाइम से कई बार डिले होता है प्रोजेक्ट। हमारे यहाँ भी कई हर चीज़ जाके हम खुद पर्सनली देख नहीं सकते, कई बार मिस्त्रियों की गलतियाँ होती है। लेकिन मैंने देखा है बहुत बार कस्टमर हमारी इन गलतियों को अनदेखा कर देते हैं। वो बोल देते हैं कि क्या हुआ, अरे आप थोड़ी देख सकते हैं, ये तो मिस्त्री किया है। लेकिन अगर दूसरा बिल्डर हो तो उसको वो छोड़ते नहीं है। मैंने कई बार सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि हम हमारी गलतियों को अनदेखा कर देते हैं और दूसरे बिल्डरों को उस सेम बात के लिए वो एकदम सूली पर चढ़ा देते हैं, क्या कारण है? बाद में हमने पता किया कि हमने हमेशा इन कस्टमरों को बहुत महत्व दिया, उनको इम्पोर्टेंट फील कराया और इसके लिए, इसके रेसिप्रोकेशन में उन्होंने हमारी गलतियों को अनदेखा किया। हमको नीचा दिखाना उचित नहीं समझा। ये हमेशा होता है। आप जिस भी व्यक्ति को महत्वपूर्ण फील कराने की चेष्टा करेंगे या फील कराएंगे, वो व्यक्ति आपको भी कभी नीचा दिखाने की चेष्टा नहीं करेगा। आप चाहे 100 गलतियां करें, वो आपकी गलतियों को अनदेखा कर देगा। ये एक ह्यूमन नेचर है। सो हमको क्या करना चाहिए? हमें एक कॉन्शियस एफर्ट करना चाहिए। हमें सोच समझ के ये चेष्टा करनी चाहिए कि हम लोगों में, पहली तो ये चीज़ है, हम लोगों में खूबियाँ देखें, खामियां ना देखें। देखिए, हमारा जो माइंड है वो इस तरह से कंडीशन किया हुआ है कि हमें पहले कमियां दिखती है, गलत गलत चीज़ें दिखती है। मैं आपको बताता हूँ, आप किसी एक बिल्डिंग में, किसी कमरे में जाइए, अगर 10 वहाँ पर तस्वीरें लटक रही है और एक तस्वीर अगर टेढ़ी है, तो आपकी पहली नज़र उस टेढ़ी तस्वीर पे जाएगी। जो सही तरह से लटकी हुई तस्वीर वो आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि हम लोग सबका दिमाग जो है वो इस तरह से ट्रेन किया हुआ है, इस तरह से कंडीशन किया हुआ है कि हमें जो चीज़ सही नहीं है वो पहले दिखती है, उस पर ध्यान पहले जाता है। ये शायद इसलिए है कि हम हमारा बचाव कर सके, रेमेडियल मेजर कर सके। ये एक डिफेंस प्रक्रिया है दिमाग की। लेकिन होता यही कि हमारा ध्यान वहां जाता है जो ठीक नहीं है। शायद इसलिए जाता होगा कि हम करेक्शन करने के लिए सक्षम हो जाए, लेकिन ध्यान वहीं जाएगा। आप देखिए, हम लोग कोई पार्टी में गए, खाना बहुत अच्छा बना हुआ है, एक खाली दाल ठंडी थी या दाल में नमक नहीं था या कुछ भी गड़बड़ थी, सारे लोग चर्चा यही करेंगे कि दाल में नमक नहीं था। अरे, 4 चीज अच्छी भी तो बनी हुई थी, लेकिन उसकी चर्चा लोग कम करेंगे, जो चीज ठीक नहीं है उसकी चर्चा ज्यादा करेंगे। ये हमारा ऐसे मनस्थिति हमारी बनी हुई है। तो हम इस मनस्थिति से हमको निकलना चाहिए और हम इसको थोड़ा सा कंडीशन को ठीक करें। हम अगर चेष्टा करेंगे, हम अगर हमारे दिमाग को
कंडीशन को चेंज करने की चेष्टा करेंगे और धीरे धीरे हम ये देखने की चेष्टा करेंगे कि हम लोगों को जब मिलें उनकी खूबियों पर नजर डालें, खूबियों पर कंसंट्रेट करें, खूबियां देखने की चेष्टा करें, कमियां देखने की चेष्टा ना करें। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा और आपको खूबियां दिखने भी लगेगी। और कई बार तो ऐसे होगा कि उस व्यक्ति में जो खूबी है उसको खुद को ही नहीं पता है, आपने देख के उसको अवगत कराया कि तुम्हारे में ये खूबी है, तुमको खुद को ही नहीं मालूम है। ऐसा बहुत बार होता है कि आप किसी को बोलते हैं कि भाई तुम ये काम तो बहुत अच्छा करते हो, तुमको पता नहीं है तुम इतना अच्छा है, इसे तुम्हारे लिए तो बहुत ईजी है, कोई बाकी लोगों के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है ये काम, लेकिन तुम तो बड़े आसानी से तुमने कर दिया। द बिहेवियर ऑफ मेकिंग पीपल फील वैल्यूड कैन बी समराइज्ड इन दिस 5 ways। ये जो बिहेवियर है इसको चार्म को यूज करने के लिए हमें ये 5 स्टेजेस में हमको जाना पड़ेगा। तो पहला स्टेज क्या है? अटेंशन। हर आदमी को आप अपना अटेंशन दें, किसी को भी इग्नोर फील ना हो, ऐसा ना लगे किसी को कि आपने उसको अनदेखा कर दिया। आप अगर कोई पार्टी में, कोई ग्रुप में कहीं गए, तो अगर आपने कि सबसे हम हाथ नहीं मिला सकते, सबसे बात नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको देख के स्माइल कर सकते हैं, उसको उनको देख के हम आई कांटेक्ट करके हम उनकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज कर सकते हैं। माने आप अपने तरफ से ऐसा कुछ ना करें कि दूसरों को ये लगे कि आपने उनको इग्नोर कर दिया या आपने देखा नहीं, देख के भी अनदेखा कर दिया। ऐसा फील हम किसी को ना कराएं, क्योंकि ये फील कराने से लोग फील करते हैं कि वो इंसल्टेड फील करते हैं, उनको लगता है कि आपने उनको इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा कि आप उनको देख के एक्नॉलेज करें उनकी प्रेजेंस को। तो अटेंशन बहुत जरूरी है। और मैं तो कई बार बोलता हूँ कि भाई लेडीज को तो आप बिल्कुल ही इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आपने इग्नोर किसी लेडी को कर दिया, लेडी वर्सेस लेडी को भी कर दिया, तो उनको 10 साल बाद भी याद रहेगा कि उस दिन आपने ऐसे देखा मेरे को जैसे मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ, आपने मेरे को इतना इग्नोर किया, तो आपने मैं आज तक भूली नहीं हूँ। तो इग्नोरेंस करना बहुत बड़ा एंटी चार्म है। हमें लोगों को अटेंशन देना जरूरी है, हम उनके प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति को हम स्वीकार करें, उनको देख के मुस्कुराएं, उनको देख के एक्नॉलेज करें उनकी प्रेजेंस को। दूसरी है एक्सेप्टेंस। ये डिटेल में भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि कैसे ये attention, our attention make people feel valued and important, and because of this they would like to be with us। हम जिनको अटेंशन देते हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमको भी अटेंशन देते हैं और हमारे साथ रहना पसंद करते हैं, हमारे साथ काम करना पसंद करते हैं, हमारे साथ रिलेशनशिप रखना पसंद करते हैं, हमारे साथ बिजनेस या कोई और कमर्शियल एक्टिविटी करना पसंद करते हैं। टू प्रोवाइड अटेंशन हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप उनकी बातें सुने, उनको अटेंशन देने का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पावरफुल तरीका है कि आप उनको एनकरेज करें बात करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, और आप उनको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ हमने वो लिसनिंग वाले लेसन में सुना था कि हाउ टू बिकम एन एम्पैथेटिक लिसनर। तो अगर उनको आप अपनी एम्पैथेटिक लिसनिंग से अगर आप इन्फ्लुएंस करना चाहें, तो आप उनको ये फील करा सकती हैं कि आप, जैसे मैंने कहा था कि अगर वो अपनी बात कहते हैं और आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो उनको ये महसूस होगा कि आप उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं, आप उनमें दिलचस्पी ले रहे हैं, आप उनको ये एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बातें बहुत अच्छी है और मुझे आप बहुत पसंद हैं, इसलिए आपकी बातें मैं सुन रहा हूँ। और एम्पैथेटिक लिसनर के लिए हमें आई कांटेक्ट, वर्बल और नॉन वर्बल क्लूज देना पड़ेगा ताकि उनको लगे कि आप उनकी बात ध्यानपूर्वक और अच्छी तरह सुन रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम को लगता है यार ये व्यक्ति ऐसे ही बकवास करता है, ये आदमी ध्यान देने लायक नहीं है ये। तो मेरा खाली इसमें एक आपके साथ आपको सुझाव है कि कई बार ऐसा होता है कि हम हमारी प्री कंसीप्ट आइडिया के कारण हम लोगों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर उसका एक फेक भी अगर आप इंटरेस्ट दिखाएं, फेक अटेंशन भी दें, तो आपको लगेगा थोड़ी देर में कि यार ये आदमी तो सही बात बोल रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहा है। आपका जो फेक अटेंशन था वो असल अटेंशन बन जाएगा। ऐसे कई बार हुआ है कि मैंने
बिकॉज ऑफ मेरी प्री कंसीव्ड आइडिया के कारण किसी को इग्नोर किया, लेकिन अपने आप को फोर्स किया उसकी बात सुनने के लिए। और जब मैं सुनने लगा तो मुझे इंटरेस्ट आने लग गया, और बाद में मैं सचमुच ही अटेंशन देना चालू कर दिया उसको, क्योंकि उसकी बातें काफी दिलचस्प थी। अच्छा, अटेंशन देने का मतलब नहीं कि आपको हर बात उनकी माननी पड़ेगी। आप कई बार एग्री टू डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन वो डिसएग्रीमेंट, जैसे हमने लास्ट क्लास में सुना था कि डिसएग्रीमेंट आपको एग्रेसिवली नहीं करना है। आप उसमें एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि आई कैन अंडरस्टैंड बट आई डोंट एग्री। आई कैन अंडरस्टैंड मीन्स आई कैन अंडरस्टैंड योर व्यू पॉइंट, बट दैट इज नॉट व्हाट आई एम एग्रीइंग। तो अगर आप इस शब्द का प्रयोग करें, इस सेंटेंस का कि आई कैन अंडरस्टैंड, और अगर आप अपने चेहरे पर स्माइल रखें, तो आपका डिसएग्रीमेंट भी लोगों को डिसएग्रीबल नहीं लगेगा। दूसरा है एक्सेप्टेंस। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम पहले लोगों को एक्सेप्ट, हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमारे जैसा बन जाए, हमारे तरह सोचे, हमारी तरह से जिए, हमारे तौर तरीके को अपनाए। लेकिन वर्ल्ड अगर सभी लोग एक जैसे ही सोचेंगे, एक जैसा ही तौर तरीका अपनाएंगे, तो ये बहुत ही बोरिंग जगह हो जाएगी। ये जो वैरायटी है, हर आदमी अपनी अपनी अलग सोच रखता है, यही तो इस सौंदर्य है इस वर्ल्ड का। और हमारे यहाँ जैनियों में तो अनेकांत है। अनेकांत मीन्स हर व्यक्ति अलग अलग तरह से एक ही चीज को एक्सप्लेन करेगा, एक ही तरह से सोचेगा। तो हम क्यों चेष्टा करें कि वो व्यक्ति हमारे जैसा हो जाए। एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव इट टू अदर पीपल। एज दे आर, उसको एज इट इज आप एक्सेप्ट करिए। और ये तो देखिए, हस्बैंड और वाइफ में तो एक बड़ा एक झंझट है। एक जोक है, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। एक दिन एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को कहा कि आप तो पहले जैसे नहीं रहे। तो उसने कहा, यार तुमने जिस दिन मेरी शादी हुई थी उसके बाद तुमने मेरे को कहा कि आप चेंज करिए, चेंज हुई है, तो तुम्हारे कहने से मैं इतना चेंज हो गया। अब मैं चेंज हो गया हूँ तो तुम मेरे को बोल रही हो कि आप पहले जैसे नहीं रहे। तो मैं तो चेंज इसलिए हुआ कि तुमने चेंज कर दिया मेरे को। तो वो चेंज भी पसंद नहीं है, और चेंज करना भी हम चाहते हैं, तो दोनों बात कैसे होगी। तो एक्सेप्टेंस मेरे ख्याल में, हर व्यक्ति की अपनी यूनिक पर्सनालिटी है, हर व्यक्ति की अपनी यूनिक सोच है, और हम बेस्ट गिफ्ट उसको ये दे सकते हैं, उसको इम्पोर्टेंट फील करा सकते हैं कि तुम जैसे सोच रहे हो, मैं चाहे एग्री नहीं करूं, लेकिन मैं तुमको एक्सेप्ट करती हूँ, तुम जैसे भी हो। और जो सोच है तुम्हारी, सोच तुम्हारी तरफ से हो सकता है सही हो, और हमारे तो जेन्यू में ये एकदम अनेकांत है कि हम हर व्यक्ति की सोच को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हमारी सोच ही सही है। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो लेट्स नॉट क्रिटिसाइज एंड फाइंड फॉल्ट इन पीपल हु आर नॉट लाइक अस, हु आर डिफरेंट। उनको अधिकार है डिफरेंट होने का। अप्रूवल, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, जब हम कोई चीज, हम किसी आदमी के अगर एग्री करते हैं तो उसको हम वर्बलाइज नहीं करते। किसी आदमी ने एक शब्द बोला, हमको लगा कि हाँ ये एकदम सही है, हम भी एग्री कर रहे हैं, इसको हम एग्रीमेंट को वर्बलाइज, हम बोलते नहीं इस एग्रीमेंट के बारे में। लेकिन कोई चीज उसने बोला जो हम एग्री नहीं कर रहे हैं, इसको हम वर्बलाइज कर देते हैं। हम उसको इमीडिएटली, अगर कोई आदमी ने एक ऐसी बात बोली जिससे हम एग्री नहीं करें, उसी टाइम हम बोलेंगे ये बात तो मैं एग्री नहीं करता, मैं एग्री नहीं करता। और अप्रूवल और एग्रीमेंट को वर्बलाइज ज्यादा करें। समझिए, किसी ने आके मेरे को बोला कि आपको बोला कि मेरे को कुछ लड़के छेड़ रहे थे, मैंने इमीडिएटली उस लड़के को पकड़ के एक थप्पड़ लगा दिया। तो आप अगर अप्रूव कर रहे हैं उस तरह की बात को, तो आप बोलिए उसको कि बहुत अच्छा किया, आगे से वो कोई करेगा नहीं। हम लेकिन अप्रूवल नहीं देते, इजीली नहीं देते, अप्रूवल को पकड़ के रखते हैं, बोलते नहीं है। when we agree and verbalize those agreements, then people find us, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उनको फील होता है कि हमको कोई तो है जो हमने जो किया उसको अप्रूव कर रहा है, कोई तो है जो मेरे कार्य को, मेरी सोच को का को ये कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जरूरी है, क्योंकि लोगों को जरूरत है इस तरह के अप्रूवल की। नेक्स्ट है एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन को आदत डालनी पड़ेगी। आपके लिए किसी ने कुछ किया, आप घर गए और आपको बिना मांगे कोई ने पानी ला के दे दिया, आप घर गए और आपके पसंद का कोई खाना किसी ने बना लिया, या आपके जन्मदिन में किसी ने आपको याद करके आपको विश कर दिया, तो बहुत जरूरी है कि हम उसके लिए थैंक यू नोट भेजें,
थैंक यू बोलें। थैंक यू से एक ऐसा शब्द है, लेकिन थैंक यू से बढ़ के कोई पावरफुल तरीका नहीं है लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराने का। जब आपके कोई नीचे वाला व्यक्ति, चाहे वो नौकर हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे आपका जूनियर हो, चाहे आपका एम्प्लॉई हो, देखिए वो काम तो कर रहा है क्योंकि उसको पगार मिल रही है, लेकिन अगर पगार के साथ उसको थैंक यू भी बोला जाए तो मेरे ख्याल में उसको ये महसूस होगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ कोई ऐसा छोटा काम नहीं है, मेरा काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और मुझे मेरे मालिक या मालकिन या मेरे जो लोग हैं वो मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हमारी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को जो शायद हमारे जूनियर हैं या हमारे से नीचे काम कर रहे हैं, उनको ये महत्वपूर्ण महसूस कराने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम उनके काम की तारीफ करें, उनके काम को अप्रिशिएट करें और अप्रिशिएशन दिखाने के लिए हमको थैंक यू बोलना जरूरी है। कई बार अगर उसने बहुत अच्छा काम किया है तो आपको वेल डन भी बोलना चाहिए कि बहुत अच्छा किया भैया, वेल डन। लेकिन हम वेल डन नहीं बोलते हैं, हमारे दिमाग में ये घुसा हुआ है कि अगर हम किसी की तारीफ कर देंगे तो हमारा वो कोई डिसएडवांटेज उठाएगा। आप देखिए बच्चों को भी हम नहीं बोलते वेल डन, पहले तो नहीं बोलते थे, आजकल तो फिर भी बोलते हैं। मेरे को याद है कि हमारे दादाजी कभी कोई ने अच्छा काम किया उसको अप्रिशिएट नहीं करते थे, अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को, किसी को भी उन्होंने तारीफ नहीं की। उन्होंने उस टाइम पता नहीं ये सोच थी कि भाई तारीफ तो कोई करे कोई। अच्छा, मेरे एक मासा जी थे, उन्होंने कहा कि हमने बुराई नहीं की, यही समझ लो तारीफ है। तुम्हारे कोई काम में मैंने कोई खोट नहीं निकाली, यही तारीफ है। तो ये बहुत नेगेटिव तरीका है सोचने का। आजकल तो लोग फिर भी बोल देते हैं कि अच्छा बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा खाना बना, आप थैंक यू भी बोल देते हैं, वेल डन भी बोल देते हैं, लेकिन ये ज्यादा बोलना जरूरी है हमको। और एडमिरेशन, everyone likes a compliment, never miss an opportunity to give a compliment। हम कॉम्प्लीमेंट देने की कोई भी अपॉर्चुनिटी को हमको मिस नहीं करना चाहिए। जब भी हमको लगे कि भैया यहाँ अप्रिसिएशन या एडमिरेशन या कॉम्प्लीमेंट देना जरूरी है या दे सकते हैं, तो आप जरूर उस अपॉर्चुनिटी को यूज करके कॉम्प्लीमेंट दें। किसी ने अच्छा काम किया, किसी को अच्छी आदत है कि वो टाइम से आ रहा है, टाइम से काम कर रहा है, वो बहुत सलीके का है, अच्छे कपड़े पहन रखा है, उसको आप कॉम्प्लीमेंट जरूर दें। जितने आप कॉम्प्लीमेंट देंगे उतने ही आप चार्मिंग पर्सनालिटी बन जाएंगे। और ये हमको लगता है कि ये सब ऐसे छोटी मोटी बातें, पर ये छोटी छोटी बातों से ही लोग इम्प्रेस्ड होते हैं। टू बी चार्मिंग टू अ वुमन वी मस्ट बी सेंसिटिव टू देयर नीड्स। अब देखिए, चार्म की रिक्वायरमेंट पुरुष और औरतों में डिफरेंट है। औरतों को कैसे चार्म किया जाए, उनको 3 चीज चाहिए, अटेंशन, एफेक्शन एंड रेस्पेक्ट। अटेंशन तो चाहिए, आप चाहे आदमी को एक बार इग्नोर कर सकती हैं, लेकिन औरत को कभी इग्नोर करना बहुत खतरे का काम है। तो आप अटेंशन दीजिए। एफेक्शन, अ वुमन इज नॉट बॉदर्ड अबाउट आपने क्या अचीवमेंट किया, आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितना पावर है, आपकी क्या पोस्ट है। शी इज नॉट इंटरेस्टेड, शी इज इंटरेस्टेड हाउ मच यू केयर फॉर मी। मेरे कितनी केयर करते हो, मेरे लिए कितने तुम कंसर्न हो, ये जरूरी है औरतों को दिखाना। चाहे आप दोस्त हो, चाहे आप कोई बिजनेस पार्टनर हो, चाहे कोई कुछ भी हो, अफेक्शन दिखाना इज द बेस्ट वे टू विन द हार्ट ऑफ द वुमन। ये हमने देखा है। आदमियों को शायद अफेक्शन से इतना फर्क नहीं पड़ता, औरतों को बहुत फर्क पड़ता है। आदमी शायद कई बार अफेक्शन से थोड़ा अनकंफर्टेबल भी महसूस करें, लेकिन औरतों को अफेक्शन चाहिए, हर मौके में चाहिए। और रेस्पेक्ट, उनको रेस्पेक्ट भी चाहिए। आप देखिएगा जो शिवलरी है वेस्ट में, कि आदमी औरतों के लिए गेट खोलते हैं, आदमी औरतों के लिए कैंडल लिट डिनर अरेंज करते हैं, आदमी औरतों के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, आदमी औरतों के लिए खड़े हो जाते हैं जब औरतें आती है। ये सब क्या है? ये सब टू कन्वे द रेस्पेक्ट फॉर द वुमन। ये वुमन के लिए लोग यूज करते हैं, आदमियों के लिए कोई औरतें खड़ी नहीं होती और जरूरत भी नहीं है। तो ये वुमन की रिक्वायरमेंट है, अटेंशन, अफेक्शन और रेस्पेक्ट। ये ग्लोबली है। एंड द वुमन विल जज पीपल फ्रॉम द केयर एंड कंसर्न दे हैव फॉर देम।
उनको कोई मतलब नहीं है आपके पास क्या पावर है और आप क्या है और आप क्या ग्रेट है। उनको ये कंसर्न है कि आप मेरे लिए कितने चिंतित हैं, मेरे लिए कितने कंसर्न है, मेरे लिए क्या करेंगे अगर मुझे जरूरत पड़ेगी आप। मैंने ये भी देखा और ये मैंने अपने कई स्टूडेंट्स पुरुष हैं उनको मैंने ये कहा है कि भाई नेवर ट्राई टू फूल अ वुमन, शी विल सी थ्रू। इम्पॉसिबल काम है, आप कर ही नहीं सकते। तो बेटर है कि अगर आपने गलती की है तो आप गलती मान लीजिए, आप गलती को छुपाने की चेष्टा मत करिए। Anyone attentively and patiently listening to a woman without interruption will make her find that man absolutely charming. And ये बहुत जरूरी है कि आप 90% टाइम औरतें जब कोई बात कहना चाहती हैं उनको आप ध्यान से सुनिए बिना इंटरप्ट किए, क्योंकि उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं चाहिए, उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ध्यानपूर्वक उनकी पूरी बात सुने। उनकी पूरी बात अटेंटिवली सुनना ही उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो जो व्यक्ति, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, किसी भी औरत की ध्यानपूर्वक सारी बात बिना इंटरप्शन के सुन ले, उनके लिए वो बहुत ही बड़ा चार्मर है। तो औरतों का दिल जीतने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। द की टू चार्म अ मैन इज वेरी सिंपल। अगर आपको किसी आदमी को चार्म करना है तो आप उसके बिजनेस के बारे में, उसके अचीवमेंट के बारे में, उसकी हॉबी के बारे में, उसके ट्रैवल के बारे में वो सारी बातें सुने या कहें या क्वेश्चन पूछें जो वो बताने में उसको इंटरेस्ट है, इम्प्रेस करने में इंटरेस्ट है। मोस्टली आदमियों के लिए उनका प्रथम फोकस है उनका बिजनेस, उनका करियर। तो आप अगर बिजनेस और करियर की बातें उनकी सुननी पसंद करेंगे तो वो आदमी आप औरतों को बहुत इंटेलिजेंट मानेगा और वो आपसे बड़ा इंप्रेस हो जाएगा। देखिए, आदमी और औरत का फोकस बहुत अलग है। आदमी का फोकस है बिजनेस और औरतों का फोकस है रिलेशनशिप। इफ अ मैन इज नॉट हैप्पी इन हिज बिजनेस, he cannot concentrate on his relationship, and if a woman is not happy in her relationship, she cannot concentrate on her business. इन दोनों की प्रायोरिटी अलग है एकदम। ऑल मैन वांट्स टू फील दैट ही इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैन इन द वर्ल्ड। तो कोई भी व्यक्ति उस आदमी को ये फील कराए, उसके काम, उसके बिजनेस, उनके अचीवमेंट की तारीफ करके, उसके अचीवमेंट के बारे में सुन के, वो आदमी उस औरत को या उस व्यक्ति को बहुत पसंद करेगा और उससे चाम रहेगा। एडमिरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट एक्ट एज ए मोटिवेशनल फ्यूल। आप जब लोगों की तारीफ करते हैं, आप उनको एक तरह से एनर्जी दे रहे हैं, उनको सोए हुए से जगा रहे हैं। मोटिवेशनल एनर्जी कॉम्प्लीमेंट से आती है। जब आप लोगों की तारीफ करते हैं तो सडनली उनमें एनर्जी का संचार हो जाता है और वो पूरे जोश से आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे। उनका जो कॉन्फिडेंस शेकन था वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा और वो चाहते हैं ऐसे लोगों को जो उनके कॉन्फिडेंस को वापस लाए, उनमें एनर्जी डाले। और वो जब आएगा जब आप उनकी सचमुच कोई कॉम्प्लीमेंट देने वाली खूबियों को आइडेंटिफाई करके उनकी तारीफ करें, चाहे वो पंक्चुअलिटी हो, चाहे उनकी विजडम हो, चाहे उनकी जेनरोसिटी हो, चाहे थॉटफुलनेस हो, चाहे कोई भी क्वालिटी हो जो सचमुच में तारीफ करने लायक है। आपने उसको आइडेंटिफाई करके उसकी तारीफ की, वो व्यक्ति आपका हमेशा के लिए गुलाम रहेगा। आपने देखा होगा बहुत सारी रिसर्च की भी है, उन्होंने ये पता किया कि जो लोग कंपनियों को छोड़ के दूसरी कंपनियां ज्वाइन करते हैं, वो इसलिए नहीं ज्वाइन करते कि दूसरी कंपनी उनको ज़्यादा तनख्वाह दे रही है, वो इसलिए ज्वाइन करते हैं कि उनको लगता है कि उनकी एग्जिस्टिंग कंपनी उनके काम को अप्रिशिएट नहीं करती, उनको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। जॉब सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि उनका बॉस उनकी कभी तारीफ नहीं करता, चाहे कितना ही अच्छा काम क्यों नहीं किया, उनको एक कॉम्प्लीमेंट का शब्द सुनने नहीं मिलता, इसलिए वो छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर आपको एम्प्लॉय को रिटेन करना है, आपके अच्छे लोगों को रखना है, तो आप उनकी अच्छे काम की जरूर तारीफ करें। अब एक बहुत सटल है चीज, वो ये है कि आप अगर वर्बली लोगों की हर टाइम तारीफ करेंगे तो लोग कई बार शक करेंगे कि भाई क्या चक्कर है, ये मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है, ये तारीफ में उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं है, उनको कुछ मेरे से चाहिए तो नहीं, ये झूठी तारीफ तो नहीं है। देखिए, वर्बल तारीफ को लोग झूठी मान सकते हैं, लेकिन नॉन वर्बल तारीफ जो है उसको लोग झूठी नहीं मानते, उससे वो जरूर चार्ज हो जाएंगे। और नॉन वर्बल कॉम्प्लीमेंट हम कैसे दें लोगों को?
तो एक साइंस है, उसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ये होता है कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज से, आपके बॉडी लैंग्वेज से आप लोगों की तारीफ करते हैं। वो कैसे करते हैं? जब आप दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को मिरर करते हैं, वो जैसे बैठा है वैसे आप भी बैठे हैं, वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है उस लैंग्वेज में आप भी बात कर रहे हैं। जैसे देखिए, मैं जब बंगालियों के बीच में जाता था तो बंगला में बात करता था, मारवाड़ियों के बीच में जाता था तो मारवाड़ी में बात करता था, अंग्रेजों के बीच में जाता था, जो अंग्रेज या जो अंग्रेजी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, जिनको कैम्ब्रिज वाली इंग्लिश चाहिए, उनके साथ उनकी लैंग्वेज में बात करता था, उनके सब्जेक्ट की बात करता था, उनके इंटरेस्ट की बात करता था। तो इससे क्या होता था कि उनको लगता था कि मैं उनके सब्जेक्ट, उनकी पर्सनैलिटी, उनके बैकग्राउंड की तारीफ कर रहा हूँ, उनके इच्छा अनुसार उनके सब्जेक्ट की बात करके। ये एक इनडायरेक्ट वे ऑफ लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराना है। तो ये इनडायरेक्ट वे ऑफ लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराने में लोग ये नहीं सोचते कि ये झूठी तारीफ है। उनको लगता है कि वास्तव में आप उनसे इतने इम्प्रेस्ड हैं, उनके कैम्ब्रिज बैकग्राउंड से इतने इम्प्रेस्ड हैं, या उनकी जानकारी से, उनके कोई हॉबी से या इंटरेस्ट से इतने इंटरेस्ट है कि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये इनडायरेक्ट वे को है उनको इम्पोर्टेंट फील कराने का। मिरर इमेजिंग, देखिए हमारे यहाँ जब भी कोई कस्टमर आता था मेरे चैम्बर में, तो जनरली ऐसे हाथ क्लोज करके, पैर भी क्लोज करके बैठा रहता था। इस तरह के पोस्चर में कोई आदमी बैठा है, आप चाहे कितनी बात करें उसके दिमाग में रजिस्टर नहीं होगी। आपको उसको एट ईज पे लाना पड़ेगा। एट ईज माने उसके हाथ खुलवाने पड़ेंगे, पैर खुलवाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते थे, पहले मैं बात ही नहीं करता था, मैं पहले कॉफी का ऑर्डर देता था। जब कॉफी आ जाती थी तो उसको हाथ खोलना जरूरी है, आप ऐसे हाथ करके कैसे कॉफी पियेंगे, तो हाथ खोल देता था। फिर मैं उसको एक लीडिंग एक टेक्निक यूज करता था, जिसमें ये होता था कि उसके पैर अगर क्रॉस्ड है, मैं भी अपने पैर क्रॉस कर लेता था, और फिर धीरे से अपने पैर खोलता था, तो वो मेरे को फॉलो करता था, मैं अपना पैर खोल लेता था। अब वो एट ईज है। इस स्थिति में जब आप उसको कोई बात कहने की चेष्टा करेंगे तो ज्यादा रिसेप्टिव होकर आपकी बात सुनेगा और समझेगा। ये एक जरूरी है, ये बॉडी लैंग्वेज से आप और उनके बॉडी में सिंक हो गया है। अब एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कवर की, कि कई बार क्या होता है कि आपके चेहरे से लोगों को कई चीजें समझ में आ जाती है, और शायद बहुत ज्यादा डीपली समझ आती है, जो आपके कहने से नहीं आएगी। देखिए, हमको कोई अगर पसंद करता है तो हमको चेहरा देख के समझ में आ जाता है कि ये आदमी हमको पसंद करता है। कोई अगर आदमी हमको हेट करता है, ये भी उसके चेहरे देख के हमको समझ में आ जाती है कि ये आदमी को हम पसंद नहीं है। हम उसको कहने की चेष्टा, उसको कहने की जरूरत नहीं है। तो हम ये क्या करें कि हमारे चेहरे को देख के लोगों को ये लगे कि हम उनको बहुत पसंद कर रहे हैं, उनकी बहुत उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, या उनसे बहुत इम्प्रेस्ड है, उनके बारे में हम बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। ये हम कैसे उनको कन्वे करें बिना कहे? तो उसका एक तरीका ये है कि आपकी मेंटल कंडीशनिंग आपके चेहरे पर दिखती है, ये एक फैक्ट है। तो मैं जब किसी मीटिंग में जाता था किसी से मिलने के लिए, मुझे पता था कि मैं इनसे मिलने जाऊंगा 7 दिन बाद। मैं 7 दिन पहले से ये चेष्टा करता था, अपने ब्रेन को कंडीशन करने की चेष्टा करता था कि मैं 7 दिन बाद इनसे मिलने जा रहा हूँ, मेरे को उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। मैं भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे व्यक्तियों से मेरा मिलना हो रहा है। वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, उनको मिल के मुझे बहुत जिंदगी में मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। उनके रहने से मेरी जिंदगी में काफ़ी बहुत अच्छा हुआ। इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें मैं अपने दिमाग में घुमाता रहता था उनसे मिलने के 4-5 दिन पहले से। जब मौका आता उनसे जाके मिलने का, तो ये सारे जो इमोशंस है, सारे भाव है, ये सारे के सारे भाव मेरे चेहरे पर दिखते थे। और वो जब मेरे को देखते तो उनको लगता कि ये व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ हम रहना चाहेंगे, जिनके साथ हम काम करना चाहेंगे। उनकी उस मेरे चेहरे के भाव से ऑटोमेटिक रिएक्शन ये होता था कि वो मेरे को पसंद करने लग जाते थे। क्यों पसंद करने लग जाते थे? क्योंकि मेरे चेहरे से उनको इम्पोर्टेंस फील होता था। तो हम किसी के बारे में अगर नेगेटिव सोचेंगे, उनके बारे में नेगेटिव चीज़ों पर कंसंट्रेट करेंगे, तो वो सारे इमोशंस हमारे चेहरे पर रहेंगे। हम चाहे बोले या ना बोले, हमारे बिना बोले लोग पढ़ लेंगे उसको, और वो पढ़ के
जो व्यक्ति में हमने नेगेटिविटी देख रहे हैं वो व्यक्ति कभी हमको पसंद नहीं करेगा, लेकिन जो व्यक्ति हमारे चेहरे पर उनके प्रति पॉजिटिविटी देखेगा वो फौरन हमको पसंद करेगा, हमसे काम करने की, हमसे इम्प्रेस होने की, हमारे साथ रहने की प्रचेष्टा में रहेगा। बिना बोले आप लोगों को इम्पोर्टेंट फील करा सकती हैं, आप लोगों को नीचा दिखा सकती हैं, आपके चेहरे के भाव पढ़ के लोगों को लगेगा। तो आप चेहरे पर पॉजिटिव भाव लाने की चेष्टा करें, और वो पॉजिटिव भाव जब आएगा जब आपने पहले अपने मेंटल कंडीशनिंग को चेंज किया, नेगेटिव लोगों में खामियां देखने की बजाय खूबियां देखने की चेष्टा की। जिसको भी आप मिले उसकी खूबियां, पहले आपने खूबियां देखी, आपने खूबियों पर कंसंट्रेट किया, खूबियों को कंसंट्रेट करके उसके प्रति आपका एक अच्छा भाव आया। और सम टाइम आपको चार्म करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब लोगों की जरूरत हो, जब उनको लगे कि उनको आपके सानिध्य की, आपके साथ की, आपकी प्रेजेंस की जरूरत है, आप उस टाइम में जरूर रहें उनके साथ, वो कभी भूलेंगे नहीं। आप चाहे उनके अच्छे वक्त में जाएं या ना जाएं, उनके बुरे वक्त में जाके जरूर खड़े हों उनके साथ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुभाष चंद्रा जो जी टीवी के ओनर हैं, जब मिसेस गांधी इलेक्शन हार गई थी, इलेक्शन इमरजेंसी के बाद, ही वाज द ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट हु वेंट टू मीट मिसेस गांधी। मिसेस गांधी कभी भूली नहीं, जब वो वापस पावर में आई तो उन्होंने सुभाष चंद्रा को इतना सपोर्ट किया कि एक फोन सुभाष चंद्र का चला जाता था तो उनका काम हो जाता था। मिसेस गांधी कभी नहीं भूली कि उस बुरे वक्त में यही एक व्यक्ति था जो मेरे साथ आके खड़ा हुआ। लोग भूलेंगे नहीं। अगर आपको रियली किसी को अपने जीवन भर के लिए आपका समझिए फॉलोअर बनाना है, आपको इम्प्रेस करना है, तो उनके बुरे वक्त में उनके साथ जरूर रहिए। ये मोस्ट पावरफुल एक्टिविटी है चार्म करने की। तो अगर हम हमारी माइंड सेट को चेंज कर ले और चेंज करके हम लोगों में आज से खूबियां देखनी शुरू करें उनकी कमियों की जगह, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप इतने पावरफुल पर्सनैलिटी बन जाएंगी, आप इतनी आपकी फैन फॉलोइंग हो जाएगी, आप इतने चार्मर हो जाएंगे, आप इतने पावरफुल हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। लोगों को उनकी खूबियां देखने वाले व्यक्ति पसंद होते हैं। उनकी खूबियां देखने वाले लोग जब उनको बताते हैं तो उनमें वापस कॉन्फिडेंस का संचार होता है, उनको अपनी इम्पोर्टेंस फील होती है, और वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, आपको रेसिप्रोकेट करेंगे अपने प्यार से, अपने रेस्पेक्ट से, और हर चीज़ आपकी वो करने के लिए तैयार रहेंगे। और एक चीज़ जो है हम हिंदुस्तानियों में सबसे खराब चीज़ है, जो एंटी चार्मर है, वो है लोगों को बिना बिना आस्क किए एडवाइस देना। हम जहाँ भी जाते हैं एडवाइस दे देते हैं, वो चाहे मांगे या नहीं मांगे। एडवाइस देने से आप ये सोचिए आप इनडायरेक्टली क्या कर रही हैं, आप इनडायरेक्टली उसको नीचा दिखा रही हैं। कहते ना ही ठाकुर नहीं, तुमको ये भी नहीं मालूम, तुम यार क्या बेवकूफ हो, तुमको इतना ही नहीं मालूम, मैं देखो कितनी इंपॉर्टेंट हूँ, मैं तुमको ये एडवाइस देती हूँ, मेरी एडवाइस फॉलो करो। कई बार तो ये होता है कोई आदमी बीमार है, उसको 10 आदमी देखने आए, 10 आदमी 10 दवाई और 10 उसको इलाज बता के चले जाते हैं। अरे यार नहीं चाहिए मेरे को इलाज, आप क्यों मेरे को इलाज, जब तक आपसे कोई एडवाइस मांगे नहीं जब तक आप कोई एडवाइस दीजिए मत, क्योंकि आपको एडवाइस देना उसके कोई फायदे में नहीं, उसको एक्चुअली ये हीन भावना से ग्रस्त कर रहा है, उसको ये फील हो रहा है कि मैं एकदम निकम्मा हूं, मुझे आपने एडवाइस देके ये फील कराया कि मेरे में इतनी अभी ज्ञान नहीं है कि मैं इस चीज को सॉल्व कर सकूं खुद। तो प्लीज आप ये एडवाइस देना बंद करें जब तक कोई मांगे नहीं। मांगने के बाद आप निश्चित रूप में एडवाइस दे सकती हैं, लेकिन बिना मांगे एडवाइस देना, ना तो आपकी एडवाइस की कोई कदर होगी और आप एक्चुअली अनपॉपुलर हो जाएंगे। इसलिए प्लीज इस तरह की एडवाइस देने से बचें। अगर ये सारी चीजें हम प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें, आज से हम लोगों में खूबियां देखनी शुरू कर दें, आज से लोगों में खूबियां देख के उसको वर्बलाइज करें, खाली खूबियां देखें नहीं, उन खूबियों के बारे में उनको बताएं, उन खूबियों के बारे में उनको अवेयर करवाएं कि तुम्हारे में तो इतनी बड़ी अच्छी खूबियां हैं, इतना अच्छा तुम करते हो, इतनी अच्छी पेंटिंग करते हो, इतना अच्छा खाना बनाते हो, इतनी अच्छी बात करते हो, इतनी अच्छा गाना गाते हो, इतना अच्छा तुम व्यवसाय कर रहे हो। हम खूबियों के बारे में उनको बताएं। आप धीरे धीरे देखेंगे कि लोग आपके चार्म के से इम्प्रेस होके
आपके लिए वो सब करेंगे जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो कभी किसी के लिए नहीं करेंगे। मैंने तो इस चार्म से बहुत फायदा उठाया है। मेरे सारी सक्सेस का कारण ये चार्म ही था, चाहे वो फाइनेंशियल सक्सेस हो, चाहे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में सक्सेस हो, चाहे मेरे एम्प्लॉय में पॉपुलैरिटी हो, चाहे मेरे मित्रों में पॉपुलैरिटी हो, ये सारा के सारा कारण मेरे चार्मफुल व्यक्तित्व होने का कारण ही हुआ। इसलिए मेरे खाली आप लोगों से ये एक अनुरोध या एडवाइस या समझ लीजिए एक है कि आज से लोगों में खूबियां देखना शुरू करें और खूबियों के बारे में बातचीत करें, उनको बताएं कि तुम में इतनी खूबियां हैं, तुम क्यों अपने आप को नीचा सोचते हो। आप देखेंगे पूरी जीवन आप चारों तरफ आपको लोग समझेंगे कि खुशियां बिखरने वाला है। आप लोगों को हीन दिखाने की चेष्टा नहीं करें, उनको एक इम्पोर्टेंस फील करा दें। ये है पावर ऑफ चार्म। अब आपको कोई यस सर। प्रश्न पूछना हो तो आप प्रश्न पूछ सकती हैं। हाँ, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे हम अपने चार्म को एनहेंस करके हमारे बिजनेस में, फैमिली रिलेशन में, फ्रेंडशिप में रिलेशन को अच्छा बना सकते हैं। तो अभी किसी के क्वेश्चन हो तो सोनम हम आभार विधि करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हाँ सोनम लीला जी संचेती रेज हैंड। लीला जय जिनेंद्र, मैं बोलूं? जय जिनेंद्र। हाँ, लीला संचेती। हाँ लीला जी। हाँ जी, जैसे हम किसी की तारीफ करते हैं ना, तो वो आपने बोला उसकी तारीफ करो, वो हमारी बात सुनेगा, लेकिन उसका एक्स ऑपोजिट होता है। वो लोग हमारी तारीफ करें, वो क्या सोचते हैं हम लोग इतने अच्छे हैं, फिर हम लोग इग्नोर करना शुरू करते हैं या हम लोगों को डाउन देखना शुरू कर देते हैं। तो उस समय क्या करें? सब अलग लोगों का अलग अलग रिएक्शन है। आप तारीफ करते रहिए, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं ये वो उनका डिसीजन है। मुझे तो देखिए किसी ने डाउन करने की चेष्टा नहीं की। मैंने जिनकी तारीफ की या जिनको मैंने इम्पोर्टेंट फील कराया वो सब मेरे भक्त ही हैं। किसी ने मेरे को डाउन देने की चेष्टा नहीं करी। और आपको डाउन कौन कर सकता है? हम अपने आप को डाउन खुद ही कर सकते हैं, दूसरे के कहने से हम डाउन फील नहीं करेंगे। आप अपने आप को इतना माने शक्तिशाली या इतना बनाए कि लोगों के कोई चेष्टा डाउन करने की चेष्टा से आप इफेक्ट ना हो। देखिए जनरली कोई व्यक्ति आपको डाउन करने की चेष्टा नहीं करेगा, लेकिन अगर कई व्यक्ति हो सकता है आपको डाउन करने की चेष्टा करे तो उनको इग्नोर करिए। अगर ऐसा कोई करता है तो आप इग्नोर करिए, फिर उसको उसमें ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। वो व्यक्ति थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल है या मेंटली सिक है मैं तो बोलूँगा, तो उनको फिर अवॉइड ही करिए अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है। लेकिन 90% व्यक्ति आपको ऐसा नहीं करेंगे। आपकी तारीफ, आप जब तारीफ करेंगे उनको खूबियां देंगे, उसको खूबियां दिखाने वाले ज्यादा लोग है ही नहीं, सारे लोग खाली कमियां दिखाते हैं। तो आप अगर खूबियां दिखाएंगी तो आप एक्सेप्शनल हैं, और आपको कोई डाउन करने की चेष्टा क्यों करेगा? अगर करता है तो उसको छोड़ दीजिए। जयंती जी सिंगी है सोनम। हाँ, जयंती, जैसे आपने कहा था कि सबकी बात सुननी चाहिए, पर कभी कभी क्या होता है कि टाइम की कमी होती है, हम सबकी बात डिटेल में नहीं सुन सकते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए फिर? कि टाइम की कमी होती है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन उस टाइम की अवेलेबिलिटी में जितनी बातें आप सुन सकें उतनी सुन लीजिए। बाकी उसको बोलिए कि भाई आज तो टाइम नहीं है, मैं तुम्हारी बात बाद में सुनूंगी जब समय होगा। और फिर चेष्टा करिए कि आप समय निकाल के बात सुने। मतलब अगर हम जेन्युइनली चेष्टा करेंगे तो हमको टाइम मिल जाएगा। और टाइम अगर देखिए जिसकी बात कोई नहीं सुन रहा है और आप ही हैं जो सुन रहे हैं बात, तो आप ये क्या सोचिए कि आप एक उसके दिल में या उसके दिमाग में एक अलग जगह बना रही है और वो जगह दूसरा कोई आदमी ले नहीं सकेगा। आप उसको लगेगा कि आप सचमुच उनके हितैषी हैं और आप सचमुच समय निकाल के उनकी बात सुन रहे हैं। तो मुझे ये लगे, माने उनको ये लगेगा कि आपसे बढ़ के उनके जीवन में और कोई इम्पोर्टेंट आदमी नहीं है, और उसके बाद फिर आपको जो भी उससे फायदा होने वाला है वो होगा। तो टाइम, मैं मानता हूँ कि जगह हर समय टाइम नहीं होता, पर आप थोड़ा टाइम निकाल के बात सुनिए। और सर जैसे आपने कहा कि हमें सबका अप्रिशिएट करना चाहिए, वो सही है, लेकिन अगर किसी की गलती हो तो वो भी तो बतानी जरूरी है। हाँ, आप गलती जरूर बताइए, लेकिन गलती बताइए शुगर कोट करके, चाहे वो आपका बेटा ही क्यों नहीं हो। आप देखिए हर व्यक्ति से हम लोग को टेक्टफुली बिहेव करना पड़ेगा। हम गलतियां बताते टाइम में भी उसको इस तरह से गलतियां बताएं कि उसको ये महसूस नहीं हो कि आप
उनको नीचा दिखाने की चेष्टा करिए, या उसको आप गलतियां इस तरह से दिखाएं कि आप उनसे उसके बारे में कंसर्न है, उसके फ्यूचर के बारे में कंसर्न है। आप चूंकि उनको बहुत प्यार करती हैं, या आप बहुत उनको उनसे आपका लगाव है, इसलिए आप गलतियां बता रही। अगर देखिए वो तरीका है गलतियां बताने का, अगर आप उसको शुगर कोटेड करके और बहुत प्यार से गलतियां दिखाएंगे तो लोग अप्रिशिएट करेंगे उसको। गलतियां बतानी भी जरूरी है, लेकिन गलतियां बताने के पहले अगर आप 4 बार उसकी खूबियां बता देंगी तो गलतियां एक्सेप्ट करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे देखिए किसी ने मेरे को कुछ बोला, उसकी 70-80% बातें मुझे समझ आ रही है, लेकिन 20% बातें मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं उसको बोलूँ नहीं मैं एग्री नहीं करता ये बात से, तो उसका एक रिएक्शन होगा। मैं उसको अगर ये बोलूँ कि तुम्हारी सारी बातें मुझे समझ में आ रही है, सारी बातों से मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन ये बात मेरे को एग्री नहीं हो रही है, ये दोनों रिएक्शन एक ही है, लेकिन दोनों के बोलने का तरीका अलग है, इसलिए इसका अलग रिएक्शन होगा उसके ऊपर। सुनीता जी जी हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपका सीजन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सुनते, बहुत पॉजिटिविटी आई है सुनकर, आपके सीजन को देखकर सुनकर। बट कभी कभी ऐसा होता है कि इसके प्रति मन में थोड़ा सा आ जाता है, कोई बोल देते, कुछ कह देते, तो कहीं बहुत सोचते हैं कि नहीं सोचना चाहिए अपने को, नहीं कह दिया कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी लग जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए उसके लिए तो अपने एंगर के सेशन में किया था ना, कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो हमें पहले ये सोचना चाहिए कि उसने शायद हमारे भले के लिए बोला है। तो हम पहले एक एक सेल्फ असेसमेंट करें कि उसके बोले में कितनी सच्चाई है। अगर वो वास्तव में जो बोल रहा है हमारी कोई खामी को इंगित कर रहा है या कोई बता रहा है और वास्तव में वो खामी है, तो हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उस खामी के कारण हमको फ्यूचर में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उस आदमी के कहने से हमने खामी को समय रहते हुए करेक्ट करने का हमको मौका मिल गया, इसलिए हमको तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। समझ लीजिए आप कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जिसके कारण कभी फ्यूचर में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और उसने आपको अगर इंगित कर दिया कि भैया आप ये नेग्लेक्ट करिए, आप इसके लिए थोड़ा सावधान हो जाइए, थोड़ा ठीक से करिए, तो हमारे लिए तो वो एक अच्छी चीज है ना, वो वार्निंग टाइम ले आ गई और हम ठीक कर सकते हैं अपने आप। तो उसके लिए उसमें सच्चाई खोजने की चेष्टा करनी चाहिए, गुस्सा करने के बजाय। अगर वो सच बात है तो हमको उसको धन्यवाद देके उसमें करेक्टिव एक्शन हमको लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना। ओके, थैंक यू, वेरी नाइस। राखी जी। जय जिनेंद्र सर, जय आपका जिनेंद्र। सेशन बहुत अच्छा लगा। मेरा एक क्वेश्चन था, आगे की गलती होती है ना, अभी आगे वाले जो गलती करते हैं अपन उनको समझाते हैं ना, वो समझ लेते हैं, फिर वापस वो गलती करते हैं, तो उनको कैसे पता है कि आप बार बार वो गलती कर रहे हो करके? देखिए हम लोग एक दो बारी बता सकते हैं, लेकिन अगर बार बार गलती वो कर रहा है तो उसका परिणाम भी उनको ही भुगतना पड़ेगा। हम लोग 2-3 बारी गलतियां बता सकते हैं, उसके बाद अगर गलतियां अगला कर रहा है तो उसका परिणाम अगला भुगतेगा। अपने क्या कर सकते हैं, अपने तो उसको बता ही सकते हैं, 1-2 बार इंगित कर सकते हैं, उसके बाद तो हमारे बस का रोग नहीं है। वो क्या है, अपनी गलती को सुधारने की कोशिश तो करते ही है, वापस उस गलती में क्या है अपन की गलती भी निकाल देते हैं ऐसे। देखिए ऐसा है कि हमारी गलतियां कोई निकाल रहा है तो उससे हमको अगर फायदा हो सकता है तो हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि हमारी गलतियां हमको वही बताएगा जो हमारा शुभ चिंतक है। नहीं तो किसी को क्या पड़ी है हमारी गलतियां हमको बताए। हमारे माता पिता, हमारे टीचर, हमारे अच्छे मित्र, हमारे जो शुभ चिंतक है वही हमारी गलतियों को इंगित करेंगे। हमको बुरा जरूर लगता है जब वो गलतियां बताते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हमारा ईगो हर्ट हो गया, हमारे ईगो को अटैक हो गया। लेकिन अगर वो सच बात है, अगर वो गलतियां वास्तव में है हम में, तो वो सूचना अगर कोई हमको देता है तो हमारे लिए तो भले की चीज है, तो हमको गुस्सा क्यों आए, हम क्यों उसके लिए अपसेट हो। मानता हूँ ये बहुत डिफिकल्ट काम है, ऐसा इजी नहीं है, लेकिन हमें चेष्टा करनी चाहिए, और चेष्टा हम करेंगे तो इसमें धीरे धीरे आप देखेंगे सुधार आ जाएगा। आप अगर चेष्टा करेंगे लोगों में खूबियां देखने की, आप देखेंगे आपको खूबियां ही दिखेगी। थोड़े दिन बाद आप देखेंगे आपको कमियां दिखे कोनी, हाँ तो कोनी दिखे, कई जरूरत है मन कमियां देखने की, आगलो समझ आपकी कमियां ने तो आगले री खूबियां देखूं, ताकि मैं पॉजिटिव रहूं, मेरे को नेगेटिव देखने की क्या जरूरत है। और आपकी कोई अगर कमियां दिखाता है तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि कमियां
वही दिखाएगा जो आपका शुभ चिंतक है, जिसने ये करेज है कि आपकी नाराजगी को सहते हुए आपकी कमियों को दिखा रहा है। वो रिस्क ले रहा है आपकी नाराजगी की, इतनी बड़ी रिस्क ले रहा है वो। तो वो आप जब रिस्क लेके आपको बता रहा है तो आप क्यों नाराज हो रही हैं? आपके लिए तो भला है वो, आपकी भलाई चाहता है वो। सोनम, चंदू जी दुग्गर का हैंड रेस था। जय जिनेंद्र सर। सर आपने जैसे बताया कि है ना एप्रिशिएशन करना चाहिए और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि भाई कुछ भी काम है तो सही ढंग से करे, दूसरों को ध्यान रखे। तो ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आदमी को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती तो क्या करना चाहिए सर? देखिए, करने के बाद इम्पोर्टेंट नहीं मिलेगी तो करने के पहले तो मिलेगी नहीं आपको। हाँ, करने के बिना तो मिलेगी नहीं आपको। चेष्टा करिए करने की। ऐसा तो होगा नहीं कि कोई आदमी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। 100 में से अगर करेंगे, हो सकता है 20 आदमी नहीं दे, लेकिन 80 आदमी जरूर आपको इम्पोर्टेंस देंगे। कोशिश यही करते हैं, लेकिन वो बात जैसे वही रहता है ना कि भाई करने के बाद में भी नहीं होता है तो फिर दूसरी बार करने की फिर इच्छा नहीं होती है ज्यादा। ऐसा है, इच्छा जो है वो दूसरों के एक्शन से आप क्यों कंट्रोल्ड हैं? आप अपने इच्छा से कंट्रोल करिए ना अपने आप को। इसका मतलब तो आपके एक्शन की चाबी दूसरे के हाथ में है, उसके रिएक्शन से आप कंट्रोल हो रही हैं कि वो नहीं कर रहा है इसलिए आप डिमोटिवेट हो। आप डिमोटिवेट क्यों हो जा रही है उसके रिएक्शन से? आप अपने निश्चित करिए कि वो कुछ भी करे, वो रिएक्शन पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, मैं तो यही करूंगी जी। आप उससे अपनी एक्शन की चाबी उसके हाथ में क्यों दे रही है? तब तो आप उनके हाथ की खिलौना है, वो जैसे करेंगे उससे आप कंट्रोल होंगे। आपको स्वयं सिद्धा बनना है। आप दूसरों के रिएक्शन से एक्शन मत लीजिए, आप एक्शन लीजिए क्योंकि आप खुद सोच रही हो एक्शन लेने के लिए। हाँ, मुंबई से जिनका हैंड रेस है, शिल्पा जी। जय जिनेंद्र। जय जी सबको जय जिनेंद्र। मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको भी इतना ही गुस्सा आता है जितना बड़ों को आता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? जैसे 5 साल के बच्चे हैं, 6 साल के बच्चे हैं, उन लोगों को चीजें नहीं समझी, बस हर बात पे गुस्सा करना है और चिड़चिड़ापन है। तो ये क्यों है? उसको कैसे कंट्रोल करें? मैं मेरे बच्चे की बात कर रही हूँ। मतलब इतना एटीट्यूड ये उम्र में। आप एक काम करिए, ऐसा है, देखिए, बच्चों को कंट्रोल मत करिए, बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करिए। एग्जाम्पल सेट कैसे होता है? बच्चे जो देखते हैं उसको फॉलो करते हैं। बच्चे अगर देखेंगे कि उनके एल्डर्स, उनके माता पिता, उनके चाचा ताऊ, उनके बड़े भाई बहन अगर गुस्सा करते हैं तो उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो गुस्सा नहीं करेंगे, ये हो नहीं सकता। आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। आपको खुद को उस तरह की स्थिति में गुस्सा नहीं होने का एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा। बाकी लोगों को परिवार में एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा, तभी वो बच्चे सुधरेंगे। आप खाली बच्चों को बोलेंगे कि जी तुम गुस्सा मत करो जी, तुम गुस्सा, और उसके बड़े भाई बहन और घर में सारे लोग गुस्सा कर रहे हैं, वो बच्चा सुनेगा नहीं आपकी बात। आपको एग्जाम्पल सेट करके उनको चेंज करना पड़ेगा। आपके कहने से वो चेंज नहीं होंगे। घर में सारे लोग गुस्सा कर रहे हैं छोटी छोटी बात में, और आप एक्सपेक्ट करते हैं 5 वर्ष का बच्चा गुस्सा नहीं करेगा, ऐसा होगा नहीं। और कोई है सोनम? No more questions, माधु जी। ओके सर, अभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए सर, लेकिन सबको बहुत अच्छा लग रहा है जो चैट बॉक्स में हम देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो आपका सेशन है बहुत ही सबके यूजफुल हो रहा है। तो मैं आभार के लिए सोनम, few words for thanks. Really waiting for this moment to just share my views. Sir, charm your way to success is rightly said for this session because आप स्टार्टिंग में आपने कहा था कि आपको प्रोजेक्ट डील्स और सब कुछ मिल जाता था बिकॉज कुछ लोगों का ये कहना था कि वो लोग आपसे चार्म्ड हो जाते थे। आज भी वैसा ही कुछ हुआ है हमारे ABTMM के प्लेटफॉर्म में कि जितने भी चैट सेशंस, जितने भी पार्टिसिपेंट्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, जो मिस कर रहे हैं, उनका रेगुलर और रिपीटेटिवली यही रिक्वेस्ट आ रहा है कि आपका रिकॉर्डिंग शेयर किया जाए। सर, बहुत बहुत सिंपल येट इफेक्टिव वे से आपने इतने छोटे छोटे और मतलब सिंपल टिप्स दिए जो ऐसे ध्यान नहीं आते हैं पर वो इफेक्टिव रहेंगे। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन सर, एंड
ये नहीं है कि मेरा ये टेक अवे है सेशन से कि मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ, बट पर्सनली भी ग्रेटफुल हूँ कि पर्सनली एज वेल एज ABTMM ऑर्गेनाइजेशनल प्लेटफॉर्म से भी, कि बहुत ही सुंदर और आपका ये जो निवेदन था लास्ट में कि आप ये सब टिप्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज करिए सो दैट आप चार्म कर सको, तो इससे लगता है कि आप रियली चाह रहे हैं कि हर पर्सन में ये चेंज आए। तो सर, आपसे हार्टफेल ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू कि आपने इतनी ब्यूटीफुल सेशन ली हमारे लिए। Second thanks or gratefulness towards the ABTMM President, National President and Secretary Neelamji Sethia and Madhuji Derasaria for thinking and planning for such a beautiful series of sessions, I would say. Each session दूसरे से बेहतर होते जा रहे हैं सर, तो बहुत ही सुंदर। और last but not the least, final thanks for all the participants जो क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल से भी ऑनलाइन सेशंस को अटेंड करने के लिए अपना टाइम निकाल रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट सेशन ही सुपर हिट था सर, तो उससे सब अट्रैक्ट होकर आपसे चार्म्ड होकर अपना तरीका और तौर तरीका चेंज करने के लिए यहाँ जुड़ रहे हैं। सो स्पेशली थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन हु वाज प्रेजेंट हियर। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much.